This is fifth lecture of the chapter State of Matter for class 11 chemistry. Already we have discussed gaseous law, ideal gas equations, and we have solved lots of numerical regarding ideal gas equation and ideal gas equation respect to density. Okay, so now we have to discuss about Dalton's law of partial pressure. Dalton's law of partial pressure. It is very important for entrance examination. Suppose we have a container. And in this container we have two gas, hydrogen gas and helium gas. Suppose this hydrogen gas having number of molecule NH2, and here number of molecular atom is H NH. हीलियम तो एटॉमिक फॉर्म में रहता है, ठीक है, इसलिए इसका नंबर ऑफ एटम होगा और यहाँ पे नंबर ऑफ क्या होगा, हाइड्रोजन मोलिक्यूल होगा, और मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, दिस मोल्स ऑफ हीलियम. दोनों गैस सेम कंटेनर में हैं, सो बोथ गैस हैविंग सेम वॉल्यूम बिकॉज गैस टेक द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर वेयर इट इज कैप्ट. ओके, सो दोनों का वॉल्यूम आपका सेम है. ऑलरेडी हमको पता है कि और एक बात है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डाल्टन्स लॉ तभी वैलिड होगा जब गैस आपस में कोई रिएक्शन नहीं करता है. नॉन रिएक्टिव गैस के लिए, नॉन रिएक्टिव आइडियल गैस मीन्स दिस लॉ इज वैलिड फॉर नॉन, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन रिएक्टिव. इसका रीजन भी है, नॉन रिएक्टिव आइडियल गैस. उसी तरह भी लॉ पढ़ रहे हैं, आइडियल गैस के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है. तो आइडियल गैस का इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू nRT. तो मान लो यहाँ दो गैस है कंटेनर में, हाइड्रोजन का जो प्रेशर होगा मान लेते हैं pH2, वॉल्यूम V है, n किसका है, हाइड्रोजन का है, H2 का RT. दोनों का R तो कांस्टेंट है, T तो दोनों के लिए क्या होगा, गैस के लिए सेम होगा. सिमिलरली हीलियम का प्रेशर, वॉल्यूम सेम है, मोल्स ऑफ हीलियम RT. तो एक बात यहाँ पे क्या निकल के आया कि किसी भी गैस का जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है उसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर. अगर एक कंटेनर में बहुत सारा नॉन रिएक्टिव गैस रखा हुआ है तो किसी पार्टिकुलर गैस कितना प्रेशर देगा वो डिपेंड होगा उस गैस का नंबर ऑफ मोल्स का ऊपर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का ऊपर. मोल्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल का ऊपर. ये बात को आप याद रखना, ठीक है. सो इन जनरल अगर हम बात करें, सपोज दो गैस है एक कंटेनर में, नॉन रिएक्टिव गैस, एक का प्रेशर है P1 और एक का प्रेशर है मान लो P2, मान लेते हैं. सो P1 वी कैन राइट, P1 हम लोग लिख सकते हैं N1 RT/V लिख सकते हैं क्योंकि कंटेनर का वॉल्यूम है V. P2 कितना होगा, N2 RT/V. सो टोटल प्रेशर कितना होगा, टोटल प्रेशर होगा आपका P1 प्लस P2 इज इक्वल टू N1 RT/V प्लस N2 RT/V. सो टोटल प्रेशर को हम लोग PT मान लेते, P टोटल इज इक्वल टू क्या होगा, N1 प्लस N2 कॉमन ले लिए RT/V. दोनों में RT/V सेम है. दिस इज टोटल प्रेशर. वो भी डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स, दोनों गैस का मोल्स का ऊपर डिपेंड कर रहा है. सो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं, देखो हम लोग लिख सकते हैं P1/PT. P1 हो गया पहला गैस का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ पार्टिकुलर गैस, ठीक है. तो P1/PT कितना होगा, देखो तो यहाँ पे भी RT/V, यहाँ पे भी RT/V कॉमन है, कट जाएगा. तो क्या होगा आपका N1/N2, सॉरी N1/N1 प्लस N2, ठीक है ना. यहाँ पे N1 है और इसमें क्या होगा N1 प्लस N2. सो
P1 by P2 P1 by Pt इज इक्वल टू x हो गया मोल फ्रैक्शन। याद है ना, फर्स्ट चैप्टर में सिखाया था किसी एक का मोल डिवाइड बाय टोटल मोल इज इक्वल टू व्हाट, मोल फ्रैक्शन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। द रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर, किसी एक का प्रेशर मतलब पार्शियल प्रेशर, डिवाइड बाय टोटल प्रेशर। रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर टू टोटल प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, मोल फ्रैक्शन। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में डिफाइन कर देता हूं। In case of non-reactive ideal gas, the total pressure equal to summation of individual pressure. The total pressure सब गैस का, इंडिविजुअल प्रेशर का, पार्शियल प्रेशर का क्या है, समेशन है। ठीक है। इफ in a container we kept non-reactive ideal gas, then total pressure is the sum of partial pressure or individual pressure, but this will valid when there will be no reaction between gas molecule। अभी रिएक्शन होने से क्या प्रॉब्लम होगा, रिएक्शन होने से प्रॉब्लम होगा, मान लेते हैं कि दो स्टूडेंट सिंगल में पढ़ाई करके उसको ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। ठीक है। तो अगर मान लो कि वो लोग ग्रुप में पढ़ने लगेगा तो क्या होगा, मान लो कि आपस में ग्रुप में जब कोई एक आदमी रहता है, बात करने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। ठीक है। तो रिएक्टिव है, मतलब एक दूसरे से इन्वॉल्व हो गए। इन्वॉल्वमेंट में क्या होता है, आपका टाइम बर्बाद होगा, तो जितना परफॉर्मेंस होना था उतना परफॉर्मेंस नहीं आएगा। तो हाइड्रोजन मान लो सेपरेटली जितना प्रेशर दे रहा है, ऑक्सीजन सेपरेटली प्रेशर दे रहे हैं, मान लेते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेपरेटली, मान लो हाइड्रोजन का प्रेशर है 10, ऑक्सीजन का प्रेशर है मान लो 20 है, मान लेते हैं। फिर दोनों एक साथ रखने से प्रेशर 30 होना है। मान लेते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में रिएक्शन हो गया, वाटर बन गया, तो 30 प्रेशर नहीं होगा। तो रिएक्शन होने से इंडिविजुअल प्रेशर व पार्शियल प्रेशर का समेशन टोटल प्रेशर नहीं होगा। टोटल कब होगा, जब एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, तो गैस का आपस में कोई रिएक्शन नहीं होना है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या पॉइंट आप समझना है कि आइडियल डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज वैलिड फॉर नॉन रिएक्टिव आइडियल गैस। ओके। सेकेंड है, जो पार्शियल प्रेशर का समेशन है वो किसका बराबर होता है, टोटल प्रेशर का बराबर होता है। इसलिए तो मैंने लिखा है P1 प्लस P2 टोटल प्रेशर PT, समेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर। उसके बाद और एक लास्ट हम लोग एक चीज सीखा है, किसी भी एक गैस का प्रेशर डिवाइड बाय टोटल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये सब याद नहीं करना है, समझ जाओगे तो खुद डिराइव कर सकते हो। So let us solve some numerical related to Dalton's law of partial pressure. So देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन एक कभी पूछ देता है एंट्रेंस में, on which of the following the Dalton law is not valid। कहाँ वैलिड नहीं होगा, जहाँ पे रिएक्टिव गैस होगा। ठीक है, रिएक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा, हीलियम नोबेल गैस से हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, तो ये वैलिड होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नॉर्मली रिएक्शन नहीं करते, नहीं तो एटमॉस्फेयर में रिएक्शन हो गया सब वाटर बन जाना था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस रहना ही नहीं था। ठीक है। तो ये कैटालिस्ट देने से रिएक्शन करते हैं, तो ये भी एक टाइप का नॉन रिएक्टिव गैस माना जाता है। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, आगे देखते हैं आर्गन एंड ऑक्सीजन। आर्गन एंड ऑक्सीजन भी रिएक्शन नहीं करेगा, तो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन नॉर्मल टेम्परेचर में रिएक्शन कर जाते हैं, तो ये वैलिड नहीं होगा। इट इज नॉट वैलिड फॉर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये लोग रिएक्शन कर जाएगा ना, तो हाइड्रोजन मान लो सेपरेटली 5 दिया है प्रेशर, क्लोरीन मान लो 10 दिया है, तो मिलाने के बाद मिक्स करने के बाद दोनों को एक कंटेनर में रखने से 15 प्रेशर आना चाहिए, लेकिन 15 नहीं आएगा कि HCl बन जाएगा, HCl का प्रेशर कुछ और हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 48 ग्राम एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम है 2 लीटर, टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, 48 ग्राम मीथेन है एंड 16 ग्राम हीलियम है। तो फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच गैस एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। ठीक है। तो ये सब तो मोल फ्रैक्शन निकालना था, फर्स्ट चैप्टर में मैंने सिखाया था, तब भी देखता हूँ कि यहाँ पे मोल कितना होगा। मीथेन गैस का मोल होगा N1 मान लेते हैं इसको, गिवन मास कितना है 48, मोलर मास कितना है 16, तो कितना हो जाएगा 4 मोल। मोल कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना है, नहीं तो आपको दिक्कत होगा। ठीक है।
सॉरी 3 मोल होगा, 3 मोल, हाँ 3 मोल। नेक्स्ट इसका N2 मान लेते हैं, N2 हीलियम का गिवन मास 16 है, मोलर मास कितना है 4 है, सो कितना हो जाएगा 4 मोल। तो फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच गैस, तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा, x1 मान लेते, x1 व CH4 लिख देते, CH4 का मोल फ्रैक्शन कितना है, इसका मोल 3 है, डिवाइड बाय टोटल मोल 7, 3/7 मोल फ्रैक्शन, मतलब जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स। हाइड्रोजन हीलियम का मोल फ्रैक्शन कितना होगा 4/7, उसका मोल है, हीलियम का मोल है 4 मोल, डिवाइड बाय टोटल मोल है 3 + 4 7। तो ये हो गया मीथेन का मोल फ्रैक्शन, ये हो गया हीलियम का मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। तो हम लोग को पता है P1 इज इक्वल टू क्या होगा, N1 RT/V। हम लोग टोटल प्रेशर दिया है, नहीं दिया है, ठीक है, निकालते हैं इस फॉर्मूला से। तो P1 निकालना है, पार्शियल प्रेशर। N1 कितना है, मीथेन का निकालते हैं पहले, N1 मीथेन का मान लेते हैं, N1 है ना, हाँ। तो मोल फ्रैक्शन कितना है, मोल कितना है इसका मोल है 3, हाँ 3। और एक टेक्निक से भी कर सकते हैं, लेकिन इससे भी कर सकते हैं, 3 इंटू कितना होगा, R हो गया, R का वैल्यू हो गया 0.0821, टेम्परेचर 300 होगा, 27 डिग्री दिया हुआ है, V हो गया 2, इससे निकाल सकते हो P1। और P2 कितना होगा, P2 होगा आपका 4 मोल हो गया किसका, हीलियम का। तो बाकी तो वैल्यू सेम होगा, 0.0821 इंटू 300 डिवाइड बाय 2। तो दोनों को कैलकुलेशन कर लेना। सो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेना। एटमॉस्फेयर में आएगा दोनों, क्योंकि हम लोग ये वैल्यू एटमॉस्फेयर के रिलेटेड लिया है और लीटर में है वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वल मास ऑफ हीलियम एंड मीथेन आर मिक्स्ड इन ए कंटेनर, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय हीलियम। मतलब हम लोग को निकालना है P1/PT। P1 यहाँ पे हीलियम का प्रेशर, फ्रैक्शन मतलब टोटल का कितना फ्रैक्शन है, वही बता रहे हैं, P1/PT है मेरे लिए। आप लोग अच्छे से पढ़ के देखना। हीलियम का प्रेशर बाय टोटल प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है x हीलियम है। सो हीलियम का मान लेते हैं, इक्वल मास दिया है ना, हम लोग का कंसिडर करना है। अगर हम लोग 16 ग्राम मीथेन लेंगे तो हीलियम भी कितना ग्राम लेना है, 16 ग्राम लेना है। ओके, तो हमें मीथेन का कितना मोल्स होगा, 1 मोल, 16 ग्राम मीथेन 1 मोल है, 16 डिवाइड बाय 16, और यहाँ पे कितना मोल होगा 4 मोल, 16 डिवाइड बाय 4। तो मोल फ्रैक्शन कितना होगा 1 डिवाइड बाय 5, नो सॉरी 4 डिवाइड बाय 5। क्यों 4 डिवाइड बाय 5 होगा, हीलियम का मोल, हीलियम का निकालने दिया है ना हीलियम का, तो हीलियम का मोल डिवाइड बाय टोटल मोल 5/4, इसका मतलब क्या होगा 0.8। इतना फ्रैक्शन टोटल प्रेशर का, इतना फ्रैक्शन क्या होगा, कौन एक्सर्ट कर रहा है, हीलियम एक्सर्ट कर रहा है। ऑब्वियसली बात है कि हाँ हीलियम का ज्यादा प्रेशर होगा, क्यों, हीलियम का नंबर ऑफ मोल्स क्या है, ज्यादा है। बाकी 0.2 क्या होगा, 0.2 कौन किसका होगा पार्ट, आपका मीथेन का होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। बोर्ड का पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंट्रेंस एंड योर हायर स्टडीज। सो ये लॉ स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ टर्म्स बताता हूँ। जैसे डिफ्यूजन का मतलब है मूवमेंट ऑफ गैस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, है ना। जैसे मान लो बैलून में गैस फुल है, फिलअप किया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि बैलून का अंदर जो प्रेशर है वो बाहर का प्रेशर से क्या है आपका ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा है।
बाहर में तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेयर माना जाता है। तो एक बैलून फुला के रख दो, से बर्थडे पार्टी होता है तो उसी दिन बैलून फुलाया जाता है, एक दिन पहले फुला के रखे तो फिर डिफ्यूज होके गैस बाहर निकाल के क्या होता है, प्रेशर तब तक निकालता रहेगा जब तक प्रेशर बराबर ना हो। तो प्रेशर गैस का मूवमेंट हमेशा हाई प्रेशर टू कहा होता है, लो प्रेशर होता है, ठीक है। तो और एक टर्म होता है इफ्यूजन। इफ्यूजन का मतलब है डिफ्यूजन फ्रॉम वेरी स्मॉल होल। से बैलून का गैस का हम लोग इफ्यूजन बोलेंगे, ऐसे इफ्यूज हो रहा है, छोटा छोटा होल से जब गैस मोलिक्यूल क्या होता है निकलता है, दैट इज कॉल्ड इफ्यूजन। ऑलमोस्ट सेम है। जैसे मान लो कि ये कंटेनर है, कंटेनर के 2 पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे O2 गैस रखा हुआ है, 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसमें। यहाँ पे पहले 0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कोई गैस नहीं, खाली है। तो ये SPM है, मान लो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। तो बैलून का कवर भी एक टाइप का SPM है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। वहां से गैस मोलिक्यूल क्या हो सकता है, इफ्यूज हो सकता है। तो यहाँ पे गैस मोलिक्यूल इफ्यूज हो रहे हैं, आ रहा है, आते आते मान लो तब तक आया जब तक का ना हो, क्या नहीं हो जाए, बैलेंस में, इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब है यहाँ पे गैस का डेंसिटी, O2 गैस का डेंसिटी, यहाँ का O2 गैस का डेंसिटी क्या होगा, सेम होगा। अभी देखो 10 एटमॉस्फेयर था ना, अभी यहाँ पे 5 ATM होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, 5 ATM होगा। क्यों, वॉल्यूम डबल हो गया ना, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, गैस का डेंसिटी कम हो गया। सिमिलरली देखो यहाँ पे O2 गैस का एटमॉस्फेयर प्रेशर है 10 एटमॉस्फेयर, यहाँ पे N2 का है 10 एटमॉस्फेयर। अभी O2 का मतलब वॉल्यूम इतना है, N2 का इतना वॉल्यूम है। अभी अगर यहाँ पे डिफ्यूज होने दिया तो क्या होगा, मान लो यहाँ पे भी N2 आ जाएगा, यहाँ पे भी O2 चला जाएगा, ठीक है। तो सब जगह अभी क्या है, गैस का डेंसिटी क्या होगा, सेम होगा, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अभी O2 का वॉल्यूम अगर आप बात करें तो A भी है, A भी है। N2 का बात करें तो इसको भी है, पूरा वॉल्यूम को कवर करता है कंटेनर का। तो इसका मतलब है प्रेशर कम हो जाएगा, वॉल्यूम डबल हो गया। यहाँ पे O2 इसमें जगह नहीं, यहाँ पे N2 था, अभी जब पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, डिफ्यूज हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इक्विलिब्रियम में आ गया, तो O2 का यहाँ पे प्रेशर होगा 5 ATM, यहाँ पे भी सबका प्रेशर अभी 5 ATM हो जाएगा, वॉल्यूम डबल हो गया, प्रेशर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझना है, ओके। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट Gram's law of diffusion. So rate of diffusion proportional to inversely proportional to root of molar mass provided pressure, temperature, area of hole constant, ठीक है। मान लो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, एरिया एंड डिवाइड बाय रूट ओवर m इंटू टी। यहाँ पे P हो गया प्रेशर। ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, ज्यादा स्पीड में डिफ्यूज होगा, होल का एरिया बढ़ने से भी ज्यादा स्पीड में डिफ्यूज होगा। तो प्रेशर मान लो कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, और टेम्परेचर भी होने से, मतलब टेम्परेचर होने से क्या होगा, आपका कोलिजन ज्यादा होगा, डिफ्यूजन स्लो होता है। तो टेम्परेचर भी मान लो कांस्टेंट है, तो मोलर मास जितना ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, कम होगा। आपको खाली अभी पहले सिंपल समझना है, आगे जाके जब फ्यूचर में हायर स्टडीज में पढ़ोगे तो सब वेरिएबल करके देगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन देगा आपको सब कांस्टेंट करके देगा, कभी मोलर मास वेरिएबल करके देगा। यहाँ पे जनरली आपको 1-2 क्वेश्चन आएगा, थोड़ा लास्ट लेवल में बताऊंगा, जो 2 टर्म्स वेरिएबल होगा। यहाँ पे मेनली मोलर मास वेरिएबल होगा। मोलर मास मतलब क्या है, हाइड्रोजन गैस से, मान लो मीथेन गैस से कौन ज्यादा हैवी है, मीथेन हैवी है तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, कम होगा। हैवी वाला तो हल्का जाएगा ना, हल्का गैस क्या होगा, स्पीड में जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं R1, मतलब बाकी तो कांस्टेंट है, तो R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√m1, ये मोलर मास है। दूसरा गैस होगा तो R2 इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 1/√m2, तो R1/R2 इज इक्वल टू √m2/m1। तो ये हो गया रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन रेस्पेक्ट टू मोलर मास। और एक हम लोग के पास फॉर्मूला है, आइडियल गैस होगा तो D इज इक्वल टू क्या होगा, Pm/RT। बाकी सब कांस्टेंट होने से, डेंसिटी बढ़ने से मोलर मास भी बढ़ेगा, तो वी कैन राइट R1/R2 इज इक्वल टू √D2/D1। मोलर मास का रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं या तो डेंसिटी का रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी कंडीशन सब सेम हो। तो क्वेश्चन करने से समझ में आएगा, देखो फाइंड द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम एंड मीथेन ऑफ अंडर
सिमिलर प्रेशर, टेम्परेचर एंड एरिया फुल, बाकी से कांस्टेंट दिया रहेगा। तो देखो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल सकते हैं। डायरेक्ट क्या है, R1/R2 इज इक्वल टू रूट ऑफ R। M2 मतलब किसका मास है, मीथेन का। मोलर मास कितना है 16 डिवाइड बाय हीलियम, हीलियम का कितना है 4। M2 मतलब सेकेंड का मोलर मास डिवाइड बाय फर्स्ट का मोलर मास। तो R1/R2 इज इक्वल टू क्या होगा, रूट लेने से क्या होगा 4/2। इसका मतलब है R1:R2 इज इक्वल टू 2:1, और कट जाएगा ना 2/1 होगा तो 2:1। इसका मतलब है हीलियम का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, ये हीलियम हल्का गैस है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन दिया, फाइंड द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम, मीथेन एंड सल्फर डाइऑक्साइड अंडर सिमिलर कंडीशन। मतलब प्रेशर, टेम्परेचर एंड होल्स का एरिया क्या होना है, सेम होना है, कांस्टेंट होना है। तो इसके लिए तीन गैस जब दिया रहेगा ना, तो कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो सकता है। उसके लिए क्या करना आपको, K/M1:2 K/M2:2 K/M3। सो यहाँ पे M1 के कौन है, हीलियम मतलब 4 का रूट लेने से क्या होगा 2:2। सेकेंड किसका है, मीथेन 16 का 4 हो जाएगा 16 का रूट, ओके। K/, कितना होगा सल्फर डाइऑक्साइड का 64, सल्फर का 32, ऑक्सीजन 2 है, एक का 16, 2 का कितना हो जाएगा 32, 64 होने से क्या होगा 8 8 64। तो K के तो सबको सेम है, कैंसिल कर दो। तो अगर 8 से इंटू करते तो 4:2 क्या होगा 1। ऑब्वियसली बात है, हीलियम सबसे हल्का है, उसका स्पीड ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन कभी कभी देखो आंसर गलत आने से आपको रियलाइज हो जाएगा, फील आ जाएगा कि नहीं गलती की आपने। सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे मास ज्यादा है, मोलर मास ज्यादा है, तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, सबसे कम होगा। थोड़ा बहुत आईक्यू भी लगाना है, ठीक है। पढ़ाई का असली रीजन है आपका अंडरस्टैंडिंग पावर को इंक्रीज करना। अंडरस्टैंडिंग पावर को क्या करना, इंक्रीज करना। समझ में आ रहा है, और थोड़ा सा दिमाग खुल के रखना है, समझ के पढ़ना है, और थोड़ा सा अंदर से एक मैनेजमेंट क्रिएट करना है। कंटेंट बहुत ज़्यादा है, कहाँ पे फेलियर होता है मैं आपको बता रहा हूँ। क्लास 10 में जो भी मार्क्स मिला आपको सीधा सीधी वर्क से मिला, मैनेजमेंट का उतना ज़रूरत नहीं है, और प्लानिंग का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, मान लो कि फर्स्ट चैप्टर पूरा क्लियर करके रखा है, आगे का सिलेबस पढ़ते पढ़ते काफ़ी टाइम लग जाता है, पीछे का भूल के चला जाते हो, ये होता है, फैक्ट है। मैं जब भी पढ़ाता हूँ ना, मैं देखता हूँ स्टूडेंट लोग दे कैन अंडरस्टैंड। पढ़ाने का टेक्निक वगैरह बहुत, मैं तो बहुत साल से इसमें लगा हूँ, तो बहुत सिंप्लीफाई करके बताता हूँ, तो पढ़ाते वक्त सबको समझ में आ जाता है। बट मैं फर्दर उसको मैनेज करके एग्जाम में लिखने जनरली प्रॉब्लम होता है, इसीलिए। और ये बहुत कम स्टूडेंट में होता है, इसीलिए साइंस में बहुत कम स्टूडेंट में क्या होता है, रिजल्ट अच्छा होता है। थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ है तो बहुत ज़्यादा नीचे आ जाता है। क्लास 10 का बात अलग था, 9-10 में बहुत कम सिलेबस होता है, बहुत कम मेहनत में रिजल्ट हो जाता है, लेकिन इसमें आपको सुपर मैनेजमेंट चाहिए होगा। और एंट्रेंस के लिए तो आपको अब खुद देख रहे हो, सब घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है, तो विदाउट कॉन्सेप्ट तो नॉट पॉसिबल। और काफ़ी सिलेबस से 11-12 का पूरा डिटेल्स आता है आपको। जैसे मान लो क्लास 10 अगर 9-10-8 का भी अगर एग्जाम हो जाता है एक साथ, मतलब 9-10-8, अगर यहाँ पे भी तो क्या है, असेसमेंट 1 असेसमेंट 2, 10 में तो भाग होता है पूरा सिलेबस, और प्रैक्टिकल व उधर मिला के मार्क्स आ ही जाता है। लेकिन अगर मान लो क्लास 10 का एग्जाम दे रहे हो, आपको सिलेबस आ रहा है 8-9-10, तब जाकर रियल रिजल्ट आएगा, तब मैनेजमेंट कैसा है पता चलेगा। अब अभी एंट्रेंस में क्या होता है, 9-11-12 का आता है, और 11-12 समझने के लिए 9-10 इंक्लूड हो गया। इसका मतलब आपको 8-9-10-11-12 पूरा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, देन यू कैन क्रैक एंट्रेंस। और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ऑल ओवर इंडिया लेवल में एंट्रेंस होता है। असम में भी तो आपको देखो ना, ऑलमोस्ट आपका 60-70,000 स्टूडेंट क्लास 10 अच्छा से पास करते हैं, बहुत अच्छा से, 85 से ऊपर, 190 से ऊपर।
उसमें से आपको जाके कितना सीट होगा इंजीनियरिंग में पूरा मिला के मैक्सिमम 5000। यानी 1 लाख स्टूडेंट अगर अच्छा एग्जाम पे रिजल्ट होता है क्लास 10 में, उसमें से 5000 में आना है तो कुछ तो स्पेशल होना पड़ेगा। दूसरे से तो हट के थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। खुद को आप रियलाइज़ करो, खुद को समझाओ इस चीज़ को कि नहीं, मैं दूसरे से बहुत अलग मेहनत करना है, पूरा लग के रहना है। बहुत सारा है पूर फैमिली का बच्चा है जो दिन रात लगा हुआ है, उन लोगों तो बाकी एंटरटेनमेंट मीनिंगलेस है, कैरियर बनाना है, तो उनको फाइट करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। मैं खुद एग्जांपल हूँ, ठीक है। तो उनका क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। बहुत सारे स्टूडेंट तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हम लोग के स्टेट में थोड़ा कम है, बाहर स्टेट में मैं देखा है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, 1 मिनट में बर्बाद होने नहीं देते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, उनको उनका कॉम्पीट करने के लिए आपको तो मेहनत करना ही पड़ेगा। ओके फाइन।